नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज ये साफ हो जाएगा कई लोगों की किस्मत के फैसले पर। आज तस्वीर साफ हो जाएगी। बड़ौदा में काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। 14 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा। पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी। दांव पर बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा यहां पर लगी हुई है। बीजेपी ने योगेश्वर दत्त की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस के इंदु राज नरवाल की किस्मत का भी आज फैसला हो जाएगा। इनेलो ने जोगेंद्र मलिक को मैदान में उतारा है। तो बड़ी बात यह है कि आज काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है और यह साफ हो जाएगा कि बड़ौदा का किंग कौन होगा। और इसी को लेकर काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। थोड़ी ही देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो बड़ौदा की सीट बेहद अहम बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए है क्योंकि कांटे की टक्कर दोनों में है। बीजेपी के लिए इसलिए है क्योंकि 4 बार अभी तक यहां से कांग्रेस ही अपनी जीत दर्ज करती आई है और अभी तक जो है बीजेपी यहां से एक भी बार जीत हासिल नहीं कर पाई है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस अगर यहां से जीत दर्ज करती है तो उसके लिए भी यह क्षण ऐतिहासिक होगा क्योंकि आपको बता दें कि कांग्रेस चौथी बार अगर जीतती है तो चौथी बार उसकी लगातार ये जीत होगी। लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी, आपको बता दें कि बीजेपी के लिए सीट इसलिए अहम है क्योंकि बीजेपी अब तक यहां से एक भी बार जीत दर्ज नहीं कर पाई है। ऐसे में बीजेपी ने योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा है और कांग्रेस की तरफ से इंदु राज नरवाल मैदान में है। और आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि बड़ौदा का बादशाह कौन बनता है, बड़ौदा का विधायक कौन बनता है। बड़ौदा पुल तक हमने 6 नाके लगाए हैं ताकि जो फिल्टर वाहन की फिल्टरिंग सीधा गोहाना से होती रहे। जो लोकल लोग हैं उनको अलाउ करेंगे, बाकी अननेसेसरी व्यक्ति जो उधर जाएगा उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। जिसको सोनीपत जाना है उनके लिए अल्टरनेट रूट बना दिए गए हैं। उनको वहीं से नाकों से ही हमें बता दिया जाएगा कि आपको ये रूट फॉलो करना है। मतगणना का तारीख 10 नवंबर 2020 निहित है। सुबह 8 बजे सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट है ETPPS के माध्यम से और जो पोस्टल बैलेट 80+ वोटर्स को, PWD वोटर्स को और कोविड पॉजिटिव वोटर्स को गए थे, उनकी गणना 8 बजे शुरू होगी। 8:30 बजे से जो EVMs स्ट्रॉन्ग रूम में वहीं पे रखी हुई है उसके गणना का कार्य शुरू होगा, जो जिसके लिए काउंटिंग के लिए 14 टेबल निर्धारित की गई हैं। मतगणना के लिए हमने 14 टेबल्स लगाई हैं जिसमें 20 राउंड्स के अंदर हम मतगणना पूरी करेंगे। इसके अलावा जो मतगणना की पोस्टल बैलेट की हैं वो टेबल्स अलग से रहेंगी। तो पोस्टल बैलेट का जो नंबर है उसके अंदर जो पहले आई हैं जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, कोविड और 80+ जो बुज़ुर्ग हैं उनकी 438 हमारे पास पोस्टल बैलेट्स आई थी। इसके अलावा जो सर्विस वोटर्स की जो पोस्टल बैलेट हैं वो कल तक हमारे पास 155 आई है। तो बड़ौदा के उपचुनाव में कांटे की टक्कर है और बीजेपी ने यह माना है कि बड़ौदा का उपचुनाव में वाकई में कांटे की टक्कर है। नतीजे से पहले बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, बड़ौदा में जीत हार का अंतर कम रहेगा। पार्टी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त की जीत का दावा भी किया है। पहलवान चित नहीं बल्कि चित कर देगा, बल्कि पॉइंट्स पर भी उसकी जीत होगी। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर बीजेपी ने भी मानी है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार 3 बार तक अभी तक कांग्रेस ही यहां से जीत दर्ज करती आई है। और ऐसे में बीजेपी के लिए ये सीट बेहद अहम हो जाती है क्योंकि बीजेपी अभी तक एक भी बार यहां से जीत हासिल नहीं कर पाई है। और ऐसे में ये चुनाव वाकई में बेहद अहम है। आज ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी का पहलवान अपनी पहलवानी में परचम लहरा पाता है कि नहीं, या कांग्रेस यहां से जीत दर्ज करती है। पार्टी ने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा है और हमारी पूरी टीम आशावादी है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा में विजयी होगी। बड़ौदा के लोगों का मन भी इस प्रकार का अभिव्यक्त हो रहा था कि वो विकास चाहते हैं और हमारा कैंडिडेट बहुत योग्यतम था। ऐसे अच्छे कैंडिडेट को विधानसभा भेजने का मूड बड़ौदा का था। बड़ौदा के लोग कहीं ना कहीं ये मान रहे थे योगेश्वर जो है वो अच्छी चॉइस है। तो मुझे लगता है कि इस अच्छी चॉइस के पक्ष में परिणाम होंगे।
क्या लग रहा है सर, जो लोग हैं एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि बहुत कांटे की टक्कर है और जीत हार का मार्जिन बहुत कम रहने वाला है। ये तो मैं अभी हंसते हुए कह रहा था कि एक कुश्ती होती है जिसमें चित किया जाता है और एक कुश्ती होती है जिसमें पॉइंटों से फैसले होते हैं। तो कुश्ती हमने बहुत बढ़िया लड़ी है और मुझे लगता है पॉइंट भी हमारे पक्ष में होंगे। तो अब एक एक करके आपको बड़ौदा के रण में कौन बाजी मारता है उनका पूरे बारे में उनको बताते हैं, कौन इसका किंग साबित होगा। इसका फैसला भी आज हो जाएगा। बड़ौदा में बम्पर वोटिंग हुई है और इसके नतीजों पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं। प्रत्याशियों की अगर बात करें तो बीजेपी ने यहां योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल के सामने बड़ौदा सीट को बचाने की चुनौती दी है, जबकि इनेलो की ओर से जोगेंद्र मलिक बड़ौदा के मैदान में थे। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर यहां पर देखी जा रही है। अब एक एक करके हम आपको इनका पूरा प्रोफाइल बताते हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने बड़ौदा के उपचुनाव में जिन्हें उतारा गया है उनकी 3 तस्वीरें आपके सामने। योगेश्वर दत्त, इंदुराज नरवाल जिन्हें कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारा गया है। और अब एक एक करके प्रत्याशियों का पूरा प्रोफाइल आपके सामने है। बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त की अगर बात करें तो ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त बीजेपी के टिकट पर दूसरी बार मैदान में उतरे हैं। साल 2019 में बड़ौदा से ही विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उपचुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से योगेश्वर दत्त पर ही दांव खेला है। देखना यह होगा कि कौन यहां से आज जीत दर्ज करता है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। साल 2005 से 2010 तक जिला पार्षद रह चुके हैं। जाट बहुल क्षेत्र इंदुराज नरवाल की ताकत है, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव में उनके सामने बड़ौदा सीट को बचाने की चुनौती है। वहीं अगर इनेलो की बात करें तो इनेलो प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक भी दूसरी बार बड़ौदा सीट से ही मैदान में थे। साल 2019 में इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो 5वें नंबर पर थे और महज 3145 वोटों से उन्हें संतोष करना पड़ा था। देखना यह होगा कि इस बार इनेलो का कैसा प्रदर्शन रहेगा। नितिन अंतिल हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, आपसे ये जानना चाहूंगी कि थोड़ी देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी, तो किस तरीके की तैयारी वहां पर इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बड़ौदा उपचुनाव पर सरकार ही नहीं हरियाणा की आम जनता की भी नजर है, तो आज वो काउंटडाउन शुरू होने वाला है। 8 बजे जो मतगणना शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जो गोहाना रोड पर जो बिट्स कॉलेज है उस रोड को सील कर दिया गया है। 11 नाके लगाए गए हैं ताकि कोई भी जो वहां पर जो अन्य आदमी ना पहुंच सके। जिसके पास है सिर्फ उन्हीं आदमियों को अलाउड किया गया है, क्योंकि प्रशासन का यह कहना है कि कोरोना काल भी चला हुआ है, जिसके चलते 3 लेयर से जो सिक्योरिटी की गई है, IRB की पुलिस लगाई गई है। इसके साथ CRPF और हरियाणा पुलिस की जो 3 जो दायरे बनाए गए हैं, जहाँ जो बार बार चेकिंग कर रहे हैं, जो गाड़ियां जा रही हैं उनकी चेकिंग हो रही है। इसके अलावा वहां पर सभी अब की बार सुविधा CCTV कैमरों की गई है। 14 टेबल बनाई गई हैं। काउंटिंग सेंटर एक ही है, जिसके चलते बाहर LED लगा दी गई है ताकि जो समर्थक वहां पर पहुंचे वो LED के जरिए ही देख सके कि काउंटिंग कैसे चल रही है। अगर कोई धांधली के आरोप लगते हैं तो उन आरोपों से बचने के लिए प्रशासन ने यह व्यवस्था की है। इसके साथ ही मीडिया सेंटर बनाया गया, वहां भी LED लगा दी गई है। पूरी लाइव जो है ये अब की बार ये जो CCTV कैमरों की निगरानी में काउंटिंग होगी। उसके बाद सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट पेपर हैं उनकी काउंटिंग शुरू होगी। 438 बैलेट पेपर और इसके साथ साथ 125 सर्विस वोटरों के पोस्टल जो प्राप्त हैं हो चुके हैं प्रशासन को, और सबसे पहले उन्हें खोला जाएगा। इसके बाद जो है वहां पर जिनके पास जारी हुए हैं जो प्रत्याशी हैं उनको अंदर बुलाने की इजाजत है और उनकी निगरानी में ही EVM मशीन को खोलने का कार्य इन काउंटिंग के बाद शुरू हो जाएगा। उसके साथ प्रशासन का ये कहना है कि किसी भी तरह की अगर कोई असुविधा होती है तो 15 टीमें पुलिस की तैनात की गई हैं। वो सिर्फ 2 मिनट का ही समय दिया गया है पुलिस को कि उस वोट पर पहुंचे, और अपील की गई है जनता से सोनीपत की वो सहयोग करें और जिस तरह से शांतिपूर्ण से चुनाव निपटा है काउंटिंग भी उसी तरह से निपट जाए। जी नितिन, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि बड़ौदा की जो सीट है उसको लेकर चुनाव जो भी आज रिजल्ट आएगा वो ऐतिहासिक होगा, फिर चाहे या फिर कांग्रेस हो, तो कांटे की टक्कर है, तो किस तरीके का माहौल इस वक्त बड़ौदा में?
जी बिल्कुल, अब की बार जो चुनाव है सर्वत्रिकरणीय मुकाबला रहा, क्योंकि इनेलो पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है और इनेलो पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ये सीट रही है। पहले इनेलो की थी, उसके बाद 3 बार यहाँ से जो श्री कृष्ण हुड्डा जिनका निधन हो चुका है और उपचुनाव हो रहा है, वो भी कांग्रेस से ही थे। आरोप हालांकि ये लगे कांग्रेस पर कि उन्होंने विकास नहीं किया, लेकिन कांग्रेस घेरती किसानों के मुद्दे पर आई और कहीं ना कहीं जो किसान है वो कांग्रेस के समर्थन में दिखाई दिए और बड़ौदा हल्के में सब ज्यादातर खेती होती है, किसान सबसे ज्यादा हैं, तो उसके चलते बीजेपी आज तक खाता बड़ौदा में नहीं खोल पाई है। लेकिन जो प्रभाव है आज का जो चुनाव है, ये बहुत बड़ा चुनाव है और ऐतिहासिक चुनाव इसलिए है क्योंकि जो पहलवान योगेश्वर दत्त हैं वो पटकनी दे पाएंगे या नहीं। इसके साथ ही जो इंदुराज नरवाल है उनके पास दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का समर्थन था। खुद दोनों जो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने कमान संभाली थी और फैन फॉलोइंग जो बड़ौदा की है वो सबसे ज्यादा दीपेंद्र की है और दीपेंद्र का प्रभाव वहां पर रहा। वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, तो गढ़ में से बीजेपी के लिए सीट निकालना बहुत बड़ी बात रहेगी और कहीं ना कहीं जो प्रभाव है, जो किसानों का मुद्दा उठाया कांग्रेस ने पूरे चुनाव में, उसको ही आगे रखा, तो पलड़ा भारी हालांकि कांग्रेस का दिख रहा है और कुछ घंटों के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार जो दिल जीतने में कौन सा उम्मीदवार और कौन सी पार्टी हैवी रही है वो साफ हो जाएगा। लेकिन जो प्रभाव है फिलहाल कांग्रेस का दिख रहा है, क्योंकि किसान थे, किसानों का मुद्दा ही कांग्रेस ने उठाया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी यहाँ से सीट निकालती है तो ऐतिहासिक जरूर है। जी नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 14 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा, लेकिन कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। तो हरियाणा के लिए तो आज का दिन बेहद अहम है ही, लेकिन इसके साथ ही बिहार के लिए भी आज का दिन बेहद जरूरी। बिहार विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं और नीतीश तेजस्वी के भाग्य का फैसला भी आज हो जाएगा। 12 बजे तक की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। एग्जिट पोल में नीतीश पर तेजस्वी भारी दिखे हैं। सबसे पहले और सटीक जानकारी आपको न्यूज 18 ने ही दी है। तो बिहार का आज क्या होगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। नीतीश और तेजस्वी के भाग्य का फैसला भी आज हो जाएगा। 12 बजे तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। एग्जिट पोल की अगर बात करें तो एग्जिट पोल में तेजस्वी भारी दिखे हैं। नीतीश कुमार पर सबसे पहले और सटीक जानकारी आपको न्यूज 18 पर ही मिलेगी। अभी तक हम आपको काफी कुछ एग्जिट पोल में बता भी चुके हैं कि किस तरीके का एग्जिट पोल बिहार का रहा है और आज जो है नतीजे आ जाएंगे। आज बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार पर किसका राज होता है। तो मध्य प्रदेश के लिए भी आज का दिन बेहद अहम है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार का फैसला भी आज होगा। 28 सीटों के उपचुनाव के आज नतीजे आएंगे। बीजेपी को बहुमत के लिए 8 सीटों की जरूरत है। कांग्रेस को वापसी के लिए सभी सीटों की जरूरत है। सिंधिया समर्थक विधायकों का पाला बदलने से ये चुनाव किए गए हैं यहाँ पर। तो बेहद अहम आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए भी है, क्योंकि आज फैसला हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार होती है, किसका दबदबा होता है। 28 सीटों के उपचुनाव के आज नतीजे आ जाएंगे। बीजेपी को बहुमत के लिए 8 सीटों की जरूरत है यहाँ पर और कांग्रेस को वापसी के लिए सभी सीटों की जरूरत है, क्योंकि सिंधिया समर्थक विधायकों के पाला बदलने के बाद यहाँ पर चुनाव हुए हैं। और ऐसे में आज का दिन बेहद अहम कि कौन यहाँ की सत्ता पर काबिज होगा, किसके हाथ यहाँ की बादशाहत लगती है। और चलिए अब बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में सीबीआई की नो एंट्री। सीबीआई को लेकर कैप्टन सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। बिना सहमति के जांच नहीं कर पाएगी सीबीआई। कई गैर बीजेपी राज्यों ने पहले ही इसका फैसला ले लिया है। छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी सीबीआई की नो एंट्री की गई है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने भी इसका फैसला लिया है कि सीबीआई को राज्य में नो एंट्री है। बिना परमिशन के जांच नहीं कर पाएगी सीबीआई। कई गैर बीजेपी राज्यों ने पहले ही ये फैसला लिया है सीबीआई को लेकर, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी
सीबीआई की नो एंट्री है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने पहले ही इस तरीके का फैसला ले लिया है और इसके बाद अब पंजाब सरकार ने भी ये फैसला लिया है कि बिना जांच के सीबीआई प्रदेश में किसी भी तरीके की कोई जांच नहीं कर पाएगी। बात किसानों की करते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में करनाल में किसान संगठनों ने सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। वहीं किसानों ने सरकार को ये चेतावनी दी है कि अगर 26 नवंबर तक कृषि कानून वापस नहीं लिए तो फिर दिल्ली की तरफ कूच किया जाएगा। प्रदर्शन में स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव भी पहुंचे। योगेंद्र यादव ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। आज हरियाणा के अलग अलग कोनों से तमाम किसान संगठन, किसान और मजदूरों के संगठन एक साथ आके जुड़े हैं चेतावनी देने के लिए हरियाणा सरकार को। ये जो 3 कानून हरियाणा सरकार ने विरोध नहीं किया है, केंद्र सरकार की तरफ से ये जो 3 किसान विरोधी कानून पास किए गए हैं और जो बिजली का कानून थोपने की तैयारी हो रही है, उसके विरुद्ध हरियाणा के कोने कोने से किसानों ने आके चेतावनी दी है खट्टर जी को। और चेतावनी ये है कि आप कुर्सी पे हैं किसान और मजदूर की वजह से। अगर आपकी सरकार इन 3 किसान विरोधी कानूनों का विरोध नहीं करती, उनको रद्द नहीं करती, जैसे राजस्थान ने किया, छत्तीसगढ़ ने किया, पंजाब ने किया, अगर आप इसका विरोध नहीं करते तो आप किसान के साथ गद्दारी कर रहे हो। बात सोनीपत की करते हैं। सोनीपत में कार में आग में एक ड्राइवर जिंदा जल गया। नेशनल हाईवे 1 पर यह पूरा हादसा हुआ है। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। अचानक लगी आग में ड्राइवर को संभलने का मौका नहीं मिला और फिर आग में जलकर उसकी मौत हो गई। मृतक पानीपत का रहने वाला था। वहीं जालंधर में ही एक कार आग का गोला बन गई। हालांकि इस हादसे में किसी तरह की कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जो 2 भाई थे वो बाल बच गए हैं। ये दोनों भाई अपनी कार से फैक्ट्री के लिए निकले थे, तभी रास्ते में अचानक धुआं निकलने लगा और फिर देखते ही देखते गाड़ी में आग लग गई। आदमी नहीं पाओगे है ना, आदमी होता तो एक मतलब बहन को बड़ा पूरा हो गया। रोड भी तो जाम कर दिया है ना। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।